हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान से सुनना। और थोड़ी सी आवाज़ बैठ गई है तो थोड़ा सा काइंडली एडजस्ट, ठीक है। ध्यान से सुनना। ये लास्ट है, ये MTP2 लास्ट है सर। ठीक, इसके बाद आप फाइनली अब एग्जाम्स के लिए जाएंगे सर। तो आप बहुत ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये वीडियो में मैं आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम से रिलेटेड समझाता हूँ। पहला, केस सिनेरियो जब अपन सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में तो अपन इनकम टैक्स का ही करेंगे क्योंकि इतनी वॉइस मेरी सपोर्ट नहीं कर रही है कि मैं पूरा पेपर करा पाऊँ। ठीक, तो इनकम टैक्स का केस सिनेरियो करेंगे। इनकम टैक्स का जब आप केस सिनेरियो करोगे और MCQ करोगे तो नियम ये बोलता है सर कि पहले आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो क्वेश्चन होनी चाहिए। ठीक है, ये आदत डालो। एग्जाम टाइम लास्ट है इसलिए अब याद दिला रहा हूं सर। पहले क्वेश्चन पढ़ना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने से आप अपने दिमाग को एक बार गाइडेंस प्रोवाइड करते हो, देख भाई मुझे ऊपर केस सिनेरियो में इस बारे में सोचना है। फिर आपका दिमाग उस तरीके से सोचता है, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी थिंकिंग बहुत स्मार्ट हो जाती है सर। एक पेपर में ट्राई करके देख लो सर, घर में कोई सॉल्व करके आपको समझ आ जाएगा मैं जो ये चीज समझा रहा हूँ ये बेहतरीन है, ये बहुत हेल्पफुल है सर। ठीक है, चलो तो अब इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं और मैं आपको प्रूव करता हूँ कि ये कैसे हेल्प करती है। देखो, बोल रहे सर व्हाट इज द टोटल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 अलाउेबल टू मिस्टर आशीष इफ यू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब नॉर्मल में चल रहा है तो चैप्टर 6 की डिडक्शन क्या रहेगी सर। उसके बाद टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आशीष भी बोला है सर। और उसके बाद कुछ कैन मिस्टर आशीष फाइल इज रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 आफ्टर द ड्यू डेट एंड डिक्लेयर इनकम अंडर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ द एक्ट आफ्टर द ड्यू डेट। नहीं सर, आफ्टर द ड्यू डेट रिटर्न रिवाइज कैसे करेगा सर। पहले रिटर्न तो फाइल होना चाहिए तब तो रिवाइज करोगे। तो चलो ऊपर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो कहानियां क्वेश्चन पढ़े, अब अपन केस सिनेरियो पढ़ते तो और क्रिस्टल क्लियरिटी होगी। देखो, मिस्टर आशीष born on 1/4/1964 furnishes his return of income for the assessment year 24-25 on 10/7/2024। अच्छा, ठीक है भाई। अब बात ये है, एक मस्त वाली बात बताता हूँ सर। जनरली हम जब रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज इग्नोर कर देते हैं सर। 1/4/2024 को इसकी एज 60 ईयर्स हो रही है सर। रेसिडेंशियल स्टेटस में एक सर्कुलर है जो जनरली स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। वो सर्कुलर ये है कि सर अगर कोई पर्सन 1 अप्रैल 2024 को 60 का होता है तो उसको सर लास्ट मतलब उससे जो पहले वाला प्रीवियस ईयर है, मतलब 31 मार्च 2024 को उसको 60 का मान लिया जाएगा। ये बेनिफिट प्रोवाइड किया गया उस सर्कुलर से। मतलब प्रैक्टिकली 23-24 के टैक्स निकालने के लिए ये बंदा 60 का मान लिया जाएगा। तो पहली चीज तो यहां ये समझना था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। वाओ, ये टैक्स पे करता है किसमें, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला था सर कि शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, उसके हिसाब से चैप्टर 6 से की डिडक्शन निकालो। ठीक है भाई, तो ही हैज शोन द फॉलोइंग इनकम इन हिज ओरिजिनल इनकम रिटर्न ऑफ इनकम। सैलरी की इनकम दिखाया है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट दिया है और इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम FD दिया हुआ है। थोड़ा सा स्टूडेंट को ये दोनों पढ़ के इतना तो याद आना चाहिए कि ATTTB की बात है क्योंकि 60 ईयर्स की एज है सर। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 50,000 पहला वाला मिल गया सर। हमें तो डिडक्शन निकालना है ना, टोटल डिडक्शन। अच्छा एक काम करें, चाहे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, सॉल्व करते 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 सब चीजें निकल जाएगी। चलो पेज ऐड करते, सॉल्व करते। लो भाई, हमें तो दी हुई है सैलरी इनकम। ठीक है, सैलरी इनकम वो भी कंप्यूटेड दी हुई है। तो 10,50,000, 10,50,000 है ना, हाँ 10,50,000 सैलरी इनकम। उसके बाद हमें एक डिडक्शन भी मिली, पर पहले तो IOS की इनकम मिली सर। IOS की इनकम मिली, उसमें दो इनकम मिली सर, 15,700 और 50,000, तो मतलब 65,700 सर। ये रफ है तो अपन रफ में तो पूरा लिख सकते सर, जैसे चाहे अपनी मर्जी से। 65,700 दोनों इंटरेस्ट मिला के लिखाऊं। ठीक है, ध्यान रखना, बाद में मत पूछना कहाँ से आया सर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ सर, साथ साथ डिडक्शन भी लिख लेता हूँ ना सर, क्योंकि मेरे को पता है डिडक्शन तो लेना ही है मेरे को। ATTTB
सर टीटीबी में कितना ले लूंगा सर, 50,000 ले लूंगा सर, ठीक है। उसके बाद देखो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 ही हैज पेड एन इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 2,50,000 फॉर द परचेज ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, नॉर्मल स्कीम है सर, नॉर्मल स्कीम, ठीक है। अच्छा, एक मस्त वाली बात ध्यान दो, क्वेश्चन में कंप्यूट द टोटल इनकम अंडर नॉर्मल स्कीम। टोटल में इनकम भी आपको किससे निकालना है, नॉर्मल स्कीम से। तो सर नॉर्मल स्कीम से अगर टोटल इनकम निकालूंगा तो क्या मैं IHP में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट पे किया हूँ 2,50,000, क्या उसमें से 2 लाख रुपीज का इंटरेस्ट क्लेम कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ। तो प्रैक्टिकली क्या मेरा 2 लाख रुपीज का लॉस आ जाएगा? यस, मेरा 2 लाख रुपीज का लॉस आ जाएगा। तो मैं 2 लाख रुपीज का लॉस क्लेम कर सकता हूँ। 50,000 का मैं क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड, सिंपल, ठीक है। अब ये जो लॉस है IHP का, उसको अपन सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे कहानी और पढ़ते सर, और चीजें क्लियर होगी। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 1,50,000 टूवर्ड्स PPF, लिखो भैया, ATC लिख लेता हूँ ना, ATC 1,50,000, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, ही पेड अ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 40,000 बाय अकाउंट पे चेक फॉर सेल्फ एंड वाइफ, चलेगा, 50,000 तक चलेगा क्योंकि 60 की एज है। He paid 2,200 in cash for the health checkup and for his health checkup and 4,000 by way check for preventive health checkup of his parents. सर हम तो पढ़ के आए सर, इसका और इसके पेरेंट्स का मिला के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हैं सर, 5,000। He has also paid a medical insurance premium of 29,000 during the year to ensure the health of his mother, age 80 years, and he incurred a medical expenditure of 18,000 on his father. तो सर मम्मी पापा, देखो देखो देखो, 80D में मम्मी का है 29, पापा का है 18, दोनों मिला के हो गया 29 प्लस 18 47। अब अपन इनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना क्लेम कर सकते हैं, 3,000, भले ही किया 4 है बट क्लेम कितना कर पाएंगे, 3। तो इनका हो गया 50, इनका हिसाब कट्टस। अब चलते अपना, भैया अपना भी तो है ना, अपना अपन 40,000 खर्चा किए सेल्फ, ठीक है, सेल्फ 40,000 खर्चा किए, बट सर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम कितना क्लेम कर पाएंगे, 2,000, तो ये हो जाएगा 42,000। समझ आया? मेरे को लगता है यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ने गड़बड़ की होगी। इसके बाद क्या दिया हुआ है देखो, he met with one of his friend Mr. Friend CA Ashwin on 1 Feb 2025. While discussing with his friend, he told him that the default tax regime under section 115 BAC is not beneficial to him. He advised him to revise the return of income and shift out of the default tax regime. However, Mr. Ashish's son, who is employed in the accountant department of TQM Private Limited, is of the view that once tax is paid under 115 BAC in the original return, it cannot be changed in the revised return. वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, ये लास्ट वाले क्वेश्चन की कहानी है सर। तो ये लास्ट वाला तो बाद में देखेंगे ना, पहले कहानी तो इसकी बनती है। पहले तो हमसे टोटल डिडक्शन पूछा था, तो एक काम करो इसी का टोटल कर लो सर, ये आ गई आपकी टोटल डिडक्शन। और क्या, 50 प्लस 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 42,000, ये आ रहा है सर 2,92,000। ये आपकी टोटल डिडक्शन आ गई। अब भैया हमसे टोटल इनकम भी तो पूछा था, तो ये भी कर लेते हैं। 10,50,000, अरे 10,50,000 प्लस 65,700 माइनस 2 लाख, तो ये आ रहा है सर 915700। अब इसमें माइनस कर लेते हैं अपन 292,000, तो ये आ रहा है सर 623700, सर 623700, ये इसकी टोटल इनकम। देखिए भाई कहाँ गया ऑप्शन, नीचे नीचे नीचे। अच्छा पहला वाला तो मिल गया भाई 2,92,000, और दूसरा क्या था 6237, ये रहा सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? इजी है, सिंपल है, कोई टिपिकल कुछ है ही नहीं। अब क्वेश्चन थर्ड था, थियोरेटिकल था। कैन मिस्टर आशीष फाइल इज रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 आफ्टर द ड्यू डेट एंड डिक्लेयर इनकम अंडर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ द एक्ट? सर रिटर्न अगर ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं तो उस केस में ये इसको रिवाइज कैसे करेगा, रिवाइज कैसे करेगा सर? कैन मिस्टर आशीष फाइल इज रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर आफ्टर द ड्यू डेट, आफ्टर द ड्यू डेट रिवाइज कैसे करेगा सर? एंड डिक्लेयर इनकम अंडर रेगुलर प्रोविजन, नहीं कर सकता।
आफ्टर ड्यू डेट फाइल करने के बाद रिवाइज नहीं कर सकता सर, वो रिवाइज नहीं होगा। अब जो होता है वो अपडेटेड रिटर्न होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है सर, नो मिस्टर आशीष के नॉट रिवाइज इज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। समझ आया? और नेक्स्ट केस सिनेरियो पढ़े। फिर से तरीका वही है, पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो भाई, व्हाट शैल बी द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कैपिटल गेन पूछ रहा है मुझसे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर लो, ये बार आखिरी बार इंडेक्सेशन कर लो। मैंने नए स्टूडेंट को पढ़ाया, इंडेक्सेशन की कहानी में बहुत झोल आ गया सर। फिर आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, बोल रहा है भाई ठीक है, अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एज टीडीएस अंडर सेक्शन एस टीडीएस बाय मिस्टर सूरज अंडर सेक्शन 194। आइए आइए, याद है क्या था, जहां पर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते हैं अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, उस केस में टीडीएस था और टीडीएस 1% था ऑफ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, दोनों में विच एवर इज हायर प्रोवाइडेड 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। तो वो तो ऊपर देखेंगे तो ही पता चलेगा। और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मिस्टर राजीव एन इंडियन रेसिडेंट परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट ग्वालियर ऑन 28/5/1999। देखो भैया, डेट ऑफ परचेज जबरदस्त है, 1/4/2001 के पहले की है सर, 28.50 लाख में। द फेयर मार्केट वैल्यू इन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया हुआ है सर, फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। हमने बोला था सर जितने में परचेज किया और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में विच एवर इज हायर, तो हायर कितनी है फेयर मार्केट वैल्यू, उसको किससे कंपेयर करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है सर, 32.4, दोनों में विच एवर इज लोअर, तो हमारा क्या हो जाएगा 32.4। ये हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन respectively. On 25/3/2014, Mr. Rajiv entered into an agreement with Mr. Virat on the sale of the property for 74 lakh and received an amount of 3.9 lakh as advance. अच्छा, however, as Mr. Virat did not pay the balance amount to Mr. Rajiv forfeited the advance. ओ भाई, 1/4/2014 के पहले अगर एडवांस मनी फोरफीट होती है तो वो कॉस्ट में से माइनस होती है। मतलब ये जो 3.9 लाख है ये सर 32.4 से माइनस हो जाएगी, करना पड़ेगा 32.4 माइनस 3.9, ये आ रहा है सर 28.5, 28.5 ये आ गया सर। सिंपल, ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई। आपसे इंडेक्स कॉस्ट पूछा था ना, 28.5 इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, ये 99.18 आ रहा है, ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखो सर, ये रहा ऑप्शन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो निकल गया। अब कैपिटल गेन निकालने बोला है तो आगे पढ़ते हैं। देख लो, सीक्वेंस में मिलता है क्वेश्चन, दिखा रहा हूं सीक्वेंस में मिलता है। 15/4/2023 मिस्टर राजीव सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी टू मिस्टर सूरज फॉर 2.10 करोड़ व्हेन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वाज, ओ माय गॉड। मैंने आपको एक बात सिखाई है, क्या करो, सेल कंसिडरेशन लिखो, 10% लिखो और फिर ऐसे करो। तो सर सेल कंसिडरेशन 2.10 प्लस 10% किया, 2.1 प्लस 10%, ये आ रहा है सर 2.31। फिर लिखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो कि हमारी 2.33 है। फिर चेक करो सर क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसके बीच में कवर हो रही है, नहीं सर। क्या इससे ज्यादा है, यस सर। क्या यही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरी सेल कंसिडरेशन हो जाएगी, यस सर। तो मेरा सेल कंसिडरेशन 2.33 आ गया। लो 2.33 सेल कंसिडरेशन आ गया, तो 2,33,00,000 माइनस 98,18,000, ये आ गया आपका कैपिटल गेन सर। कैपिटल गेन आपका आ रहा है, ये कैसा ऑप्शन है भाई, ए बी, मेरे ख्याल से ये बी ये सी, यही मिस्टेक हुई होगी सर, और तो कोई दिख नहीं रहा है सर। आंसर तो यही आ रहा है सर, ठीक है, 1338200। फिर आपसे टीडीएस की बात बोला, मैं बोला भैया सुनो, टीडीएस की कहानी है कि सर हमारी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है यही वैल्यू ली जाएगी सर, 1% ऑफ दोनों में विचेवर इज हायर। तो सर 2.33 करोड़, 2.33 करोड़ इसका 1% कर लो भाई, 2,33,00,000 इंटू 1%, ये आ रहा है सर 2,33,000। सिंपल है, समझ। अगला क्वेश्चन देखो, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है और उसकी इनकम भी निकालना है, ठीक है भाई। Mr. Sushil is a person of Indian origin residing in Canada. During the previous year 23-24, he visited India on several occasions, and his period of stay in total amounted to rupees 120 lakh during the previous year 23-24, and his period of stay in India during the previous year 22-23. अच्छा, ओके, विजिट का केस है, इंडियन ओरिजिन का बंदा है सर, पिछले साल 129 डेज भी रहा, उसके पहले के 4 साल के 365 क्या है कैलकुलेट कर लो, 135 प्लस 115 प्लस 95
प्लस 125। सर 365 से भी ज़्यादा है। अब इसकी इनकम चाहिए मेरे को 15 लाख से ज़्यादा। 15 लाख से ज़्यादा हुई तो ये बंदा रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा, अदरवाइज तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। चलो देखते हैं। ये एंड द फॉलोइंग इनकम। सर थोड़ी सी आवाज़ बैठी हुई है, काइंडली एडजस्ट, है ना। तो इनकम रिसीव्ड और नीड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये ले लेंगे। इनकम एक्रूविंग और अराइजिंग और विच इज डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, ये इसमें किसी को नहीं छोड़ते अपन। इनकम एक्रूविंग और अराइजिंग एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इसको भी लेंगे सर। इनकम एक्रूविंग और अराइजिंग एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, ये नहीं आता सर। तो ये तीनों ऐड करेंगे तो कितना रहेगा, 2.5 लाख प्लस 3,75,000 प्लस 5,50,000, ये आ गया सर 11,75,000 सर, जो कि 15 लाख से कम है। तो ये बंदा हो गया नॉन रेसिडेंट, ये तो पहली क्रिस्टल क्लैरिटी। अब अगर ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगा तो ये इनकम टैक्सेबल नहीं है, सिर्फ ये दो इनकम ही टैक्सेबल है। तो 2,50,000 प्लस 3,75,000, 6,25,000। एक ही तो ऑप्शन है नॉन रेसिडेंट। अच्छा ये भी ऑप्शन था क्या नॉन रेसिडेंट वाला? नहीं नहीं सर, यही वाला होगा। ठीक है, आया सब कुछ समझ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर अरोरा मेड द फॉलोइंग कैश विड्रॉल। ओ माय गॉड, सेक्शन 194 एन पे पिक्चर में ला गया और 194 एन लाया तो मैंने ये बोला भैया तू रिटर्न टाइम पे डालता है कि नहीं, चेक करते भाई। ही फाइल्स रेगुलरली, फाइल्स रिटर्न, वेरी गुड, अच्छा आदमी है। उस केस में सर 2% टीडीएस है, प्रोवाइडेड 1 करोड़ से एक्सीड करना चाहिए, एग्रीगेट देखा जाएगा। ठीक है, तो इसने विड्रॉ किया कैनरा बैंक से 70 60 50, भाई 2 करोड़, 1 करोड़ से तो कहीं ऊपर जाने वाला है सर। रेपको बैंक, एसबीआई, रेपको, एसबीआई, कैनरा, सब बैंक से सर। Which of the above banks are required to deduct tax at source on cash withdrawal made by Mr. Arora? सर दोनों बैंक्स, दोनों देखो इसमें कैनरा बैंक से देखो विड्रॉ कितना हुआ है 70 प्लस 50, तो कैनरा बैंक तो सर टीडीएस काटेगा, 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ हो गया। रेपको बैंक से सर 60 प्लस 10 प्लस 20 कितना हो गया 70, 70 और 2 90, 90 और 15 105। रेपको बैंक भी सर टीडीएस काटेगा। एसबीआई देखते सर 10 75 15 सर 1 करोड़, एसबीआई से 1 करोड़ विड्रॉ हुआ है, एसबीआई टीडीएस नहीं काटेगा, बाकी दोनों तो काटेंगे सर, बाकी दोनों तो टीडीएस काटेंगे। आया समझ? ये मैंने आपका एमसीक्यू सॉल्व कराया। इसकी नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन थोड़ा सा रुक के आएगी सर, क्योंकि मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी बैठी हुई है और मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। ठीक है, बट एज सुन एज पॉसिबल मैं वीडियो ले आऊँगा। डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट रहेगा इनकम टैक्स का, तो वो उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, चलो लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।